बच्चों, विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें विज्ञान में गहरी रुचि हो और सवाल पूछने की जिज्ञासा। इसके साथ ही गणित का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान और गणित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमेशा उन बच्चों के लिए मजेदार होता है जिनके अंदर ये गुण होते हैं। प्रोफेसर महोदया ने विज्ञान को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हुए बारिश, ओले और जल चक्र के बारे में बताया है। जब उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों ने इतने सवाल पूछे कि मानो सवालों की झड़ी लग गई। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से प्रोफेसर मैम से पढ़ाई करते हैं और जानते हैं कि जल के कितने रूप होते हैं, यह कहां से आता है और इसका इतिहास क्या है। नमस्ते, मैं प्रोफेसर मोइस स्ट्यूअर हूँ और मैं आपको पानी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इसे बारिश कह सकते हैं, आप इसे बर्फ कह सकते हैं, आप इसे ओले कह सकते हैं, लेकिन यह सब पानी ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी कितना पुराना है या यह कहाँ से आता है? इसके जवाब आपको चौंका सकते हैं। अगली बार जब आप किसी तालाब या यहाँ तक कि एक गिलास पानी देखें तो सोचिए कि वह पानी कितना पुराना हो सकता है। क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? मुझे लगा कि आप जानना चाहते हैं। क्या आपने आज सुबह अपने दांत ब्रश किए? तो हो सकता है कि आपने जो पानी इस्तेमाल किया वह कल या एक हफ्ते या महीने पहले आसमान से गिरा हो। यह काफी नया है। लेकिन उस पानी का कुछ हिस्सा बहुत पुराना है और यह डायनासोर के समय का है या उससे भी पहले का। या हो सकता है कि यह थोड़ा नया हो, जैसे तब का जब फराओ पिरामिड बना रहे थे। आप देखिए, पानी की मात्रा सीमित है और यह रिसाइकल होता रहता है। हाँ, यह लगातार घूमता रहता है। हम इसे जल चक्र कहते हैं। हाँ, आपके पास कोई सवाल है? नहीं, यह किसी जेट स्की या साइकिल जैसा नहीं है जो पानी के लिए हो। यह ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप चला सकते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे पानी लगातार घूमता रहता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक खाली झील की कल्पना कीजिए, मछलियां बहुत दुखी होंगी। एक खाली महासागर की कल्पना कीजिए, आपका समुद्र तट पर दिन बिताना रेगिस्तान जाने जैसा होगा। और क्योंकि आपका अधिकांश हिस्सा पानी से बना है, यह कहना उचित होगा कि आप बहुत हल्के हो जाएंगे। जल चक्र के 4 भाग होते हैं: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और संग्रहण। वाष्पीकरण: जब महासागर, झील, तालाब, नदी या धारा में पानी सूरज की गर्मी से गर्म होता है तो वह भाप या वाष्प में बदल जाता है। फिर यह हवा में तैरने लगता है। बिल्कुल, जब आप गर्म दिन में बाहर होते हैं या व्यायाम करते हैं तो आप पसीना बहाते हैं और जानिए क्या, वह भी वाष्पित हो जाता है। और पत्तों या घास पर जो ओस की बूंदें होती हैं, उनका क्या? हाँ, वे भी वाष्पित हो जाती हैं और जल चक्र का हिस्सा बन जाती हैं। संघनन: जब जलवाष्प ठंडी हो जाती है तो वह फिर से तरल में बदल जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। वर्षा: जब बादलों में हवा और अधिक तरल नहीं संभाल पाती तो वह वापस जमीन पर गिर जाती है। यह अलग अलग तरीकों से वापस आती है। ये इस पर निर्भर करता है कि तापमान कैसा है और ये कहाँ गिरती है। ये बारिश के रूप में गिर सकती है या ये बर्फ के रूप में गिर सकती है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी 2 हिमकण एक जैसे नहीं होते? ये ओले के रूप में भी वापस आ सकता है, जो लगभग जमी हुई बारिश की तरह होता है। या यह ओलों के रूप में भी आ सकता है। ये जमी हुई बारिश की गेंदें होती हैं जो वास्तव में खिड़कियों को तोड़ सकती हैं और कारों पर डेंट्स डाल सकती हैं। संग्रहण: चाहे यह किसी भी रूप में गिरे, इसे एकत्रित और संग्रहित किया जाता है। यह महासागर, झील, तालाब, नदी या धारा में गिर सकता है।
अगर यह जमीन पर गिरता है तो यह नदी में बह सकता है या मिट्टी द्वारा सोख लिया जा सकता है। यह जमीन के भीतर एक भूमिगत झील या नदी में भी जा सकता है, जिसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कल जब सूरज उगेगा तो क्या होगा? सही कहा आपने, जल चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। अरे सूरज निकल आया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, प्रोफेसर मॉइस्ट्यूअर लौटेंगे। आखिरकार मैं जल चक्र का हिस्सा हूं। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, संग्रहण। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।